वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। रीसेट पूरा होने के बाद सभी 9 निषिद्ध क्षेत्रों का स्थान ज्ञात हो गया। हालांकि मेलिसा, अलोइस और लियाम को इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वे मेलिसा के शिष्यों के बारे में खबर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन चाहे कितना भी इंतज़ार किया जाए, कुछ भी नया सामने नहीं आया। यह भी पता नहीं कि समूहों और हीरो के बीच का संघर्ष कैसे खत्म हुआ। उस दिन के बाद से किसी ने भी समूह को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा, और हैरानी की बात यह है कि खुद हीरो से भी कोई नहीं मिला। इससे मिलिका असहज हो गई। मिलिका सोचने लगी कि क्या हुआ होगा और कैसे समूह इतनी चुपके से आगे बढ़ने में कामयाब रहा कि स्थानीय लोग भी लिम्बो के दिमाग की मदद से लगातार उनके स्थान और गतिविधियों को नहीं जान सके। अचानक उसे काले कपड़े पहने महिला के साथ हुई अपनी मुलाकात याद आ गई, जो 1 सप्ताह पहले एडवेंचरर्स गिल्ड शाखा में हुई थी। असाधारण क्षमताओं वाली मिलिका भी इस महिला की ताकत या पहचान का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाई। इसके अलावा उसे वो दृश्य याद आ गया जब उसने विशाल काले पंखों को उस दिशा में उड़ते देखा था जहां उसके शिष्य गायब हो गए थे। इन यादों को मिलाकर मिलिका एक आश्चर्यजनक निष्कर्ष पर पहुंची। मिलिका ने अलोइस और उसके शिष्य को देखा और उनसे सुनी हुई बातें याद करने लगी। उनकी कहानियों में उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उस रहस्यमय स्त्री का उसके शिष्यों से कोई संबंध स्थापित हो सके। मुझे बताओ, क्या तुमने मेरे शिष्यों के साथ अपनी यात्रा के दौरान कुछ असामान्य देखा? उदाहरण के लिए, क्या वे कुछ समय के लिए बिना बताए कहीं चले गए थे? मेलिसा ने स्पष्ट रुचि के साथ पूछा। अलोइस और लियाम ने इस बारे में सोचा और कुछ सेकंड बाद दोनों ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। फिर मिलिका की ओर मुड़कर उन्होंने सिर हिलाकर पुष्टि की कि ऐसा ही कुछ हुआ था। हाँ, निषिद्ध क्षेत्र में हमारी पहली रात को हमने देखा कि दूसरी दुनिया से आया एक जोड़ा अपनी निगरानी के दौरान कुछ देर के लिए गायब हो गया। एल्फ यूलालिया ने हमें बताया कि वे अकेले रहने के लिए चले गए थे, लेकिन अगले दिनों की घटनाओं और उनके रिश्ते को याद करते हुए ये सब हमें अजीब और संदिग्ध लगता है, लियाम ने बताया। यह सुनकर मिलिका को तुरंत एहसास हुआ कि शायद पहली ही रात को इस जोड़े ने काले कपड़े वाली उस रहस्यमय स्त्री से संपर्क कर लिया था। वह अपने शिष्यों को लिम्बो और स्थानीय लोगों से छिपाने में मदद कर रही थी, और शायद ये महिला कोई अनोखी प्राणी है। मिलिका इस नतीजे पर पहुंची कि शायद काले कपड़े वाली ये महिला अरबेल की तरह वाल्किरी है। इस ओर इशारा करने वाले बहुत सारे सुराग थे, और यही एक वजह हो सकती है कि वह अपने शिष्यों की मदद करती है। अब जबकि उसे कम से कम कुछ तो पता चल गया था, तो मिलिका को अपने शिष्यों के लिए मन की शांति महसूस हुई। उसे यकीन था कि इस समय उसके शिष्यों ने फिर से डोपलगैंगर्स के जंगल में जाने का फैसला कर लिया होगा। आखिरकार ये निषिद्ध क्षेत्र उनके लिए सबसे परिचित हो चुका है और इसमें एक मंदिर के प्रकट होने की प्रबल संभावना है। मिलिका ने उन्हें शुभकामनाएं दी ताकि सब कुछ उनके लिए ठीक हो जाए और वे जीवित और स्वस्थ होकर लौटें और अपनी सफलताएं उसके साथ साझा करें। आखिरकार मिलिका को निषिद्ध क्षेत्र, जहां कोई मंदिर नहीं था और जहां वह पहले से ही प्रकट था, के बीच के अंतर का स्पष्ट एहसास था। इस अंतर ने एक ही जगह को 2 बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों में बदल दिया। 2 वाल्किरीज के नेतृत्व में समूह ने पहले और दूसरे लिम्बो शहर के बीच की दूरी तेजी से तय की। दूसरे शहर के ऊपर से उड़ते हुए उन्होंने विहंग दृष्टि से उसकी सुंदरता का आनंद लिया। फिर समूह उस क्षेत्र की ओर आगे बढ़ा जहां डोपलगैंगर्स का जंगल होने की अफवाह थी, और दूसरे शहर को बहुत पीछे छोड़ दिया। दोपहर होने को थी जब उन्हें अंततः दूर एक परिचित जंगल की रूपरेखा दिखाई दी। जानकारी सही निकली। डोपलगैंगर्स का जंगल वास्तव में इसी क्षेत्र में प्रकट हुआ था। अब उनका काम ये पता लगाना था कि क्या इस निषिद्ध क्षेत्र में कोई मंदिर प्रकट हुआ था। समूह की योजना सरल थी। उन्हें नहीं पता था कि मंदिर के होने या न होने के आधार पर जंगल में कितना बदलाव आ सकता है। पिछली बार सियरा अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके जेमिनिया और यहाँ तक कि लिम्बो के दिमाग से भी निकल भागने में कामयाब रही थी। बस पकड़े जाने के डर से उसने केंद्रीय परत में घुसने की हिम्मत नहीं की। अब वे सोच रहे थे, क्या सियरा जंगल में मंदिर के प्रकट होने पर जेमिनिया और लिम्बो के लिए अदृश्य रह पाएगी, और क्या वह अपने पंखों का इस्तेमाल करके उन्हें केंद्रीय परत तक पहुंचने में तेजी से मदद कर पाएगी। निश्चित क्षेत्र की बाहरी परत की सीमा पार करते ही समूह को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए।
सिएरा और एस्मा ने एक अदृश्य शक्ति का दबाव महसूस किया, जिसने उन्हें जमीन पर उतरने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, वह शक्ति गायब हो गई। उसी समय सभी ने हल्की गड़गड़ाहट सुनी, जो पूरे जंगल में फैल गई। सिएरा ने कहा, मेरे पास अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं। पहली बुरी खबर यह है कि जंगल में उड़ने पर प्रतिबंध है। दूसरी बुरी खबर यह है कि मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती हूँ कि किसी शक्तिशाली प्राणी की नज़र मुझ पर है। मैंने बहुत समय से ऐसा अनुभव नहीं किया था। उसकी बातों से मेरी रूह कांप गई। सिएरा ने जो महसूस किया था वैसा उनमें से किसी ने भी नहीं किया था। अच्छी खबर यह है कि ये जगह पिछले संस्करण के डोपलगैंगर्स के जंगल से बहुत अलग है। इस बात की प्रबल संभावना है कि तथाकथित मंदिर प्रकट हो गया है, और इसका प्रकट होना ही है जिसने इस निषिद्ध क्षेत्र के नियमों को मौलिक रूप से बदल दिया है। कितना अजीब है, ईदान ने दूसरों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, मुझे पागलपन की ऊर्जा बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। ईदान के इन शब्दों से कुछ चिंता हुई। पिछली बार जब ईदान निषिद्ध क्षेत्र में गया था तो उसने पागलपन की ऊर्जा की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस किया था, उस क्षण से लेकर उस क्षण तक जब वे वहां से बाहर निकला था। अब भी कुछ दिनों के बाद उसके शरीर में जमा पागलपन की ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि वह अपने वंश की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। वह अभी भी एक भरा हुआ बम था, लेकिन अब डोपलगैंगर्स के जंगल में वापस आकर उसे वह ऊर्जा बिल्कुल महसूस नहीं हुई। इस निषिद्ध क्षेत्र में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। यद्यपि बैंड को इन परिवर्तनों से कुछ आश्चर्य हुआ, फिर भी वे इनके लिए तैयार थे। इस बार एलोयस और लियाम की जगह सिएरा और एस्मा, डायमंड श्रेणी के 2 प्राणी, उनके दल में शामिल हुए। इसके अलावा उनके साथ 3 परफेक्ट डोपलगैंगर भी थे, जो डोपलगैंगर फॉरेस्ट से पहले ही संपर्क खो चुके थे और समूह का एक अहम हिस्सा बन गए थे। वे आत्मविश्वास से केंद्रीय परत की ओर बढ़े। दिन के अंत तक वे सफलतापूर्वक मध्य परत की सीमा तक पहुंच गए थे और पिछली बार के विपरीत पागलपन की ऊर्जा से मदहोश कई जानवरों का सामना किया। अब बैंड को एहसास हुआ कि वो सारी पागलपन भरी ऊर्जा कहाँ चली गई थी। निषिद्ध क्षेत्र के सभी जीवों के चारों ओर ऊर्जा पूरी तरह से केंद्रित हो गई थी, जिससे उनकी लड़ने की शक्ति बढ़ गई थी, लेकिन साथ ही वे पागलपन की स्थिति में भी डूब गए थे। इस समूह के लिए पागलपन की ऊर्जा के प्रभाव में भी जानवर कोई गंभीर खतरा नहीं थे। उन्होंने उनसे लड़ने में ज्यादा समय नहीं लगाया और उन्होंने केवल वही अंग लिए जिन्हें वो मूल्यवान समझते थे और उनमें से ज्यादातर को छोड़ दिया ताकि वे वहां न रुके। हालांकि इस जगह पर उनकी पहली रात तनावपूर्ण साबित हुई। जानवर रात में भी शांत नहीं होते थे, कभी कभी उनके शिविर पर हमला कर देते थे, जिसे उन्होंने जल्दी से स्थापित किया था। हालांकि जानवर बहुत खतरनाक नहीं थे, फिर भी उन्होंने समूह को थका दिया। यहाँ तक कि सिएरा और एस्मा जैसे शक्तिशाली प्राणियों को भी इन हमलों से तुरंत निपटने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। ये समझते हुए कि मध्य स्तर पर कठिनाई काफ़ी बढ़ जाएगी, समूह ने रात भर इंतजार करने और थोड़ा आराम करने का फैसला किया। वे बारी बारी से पहरा देने लगे ताकि नए जानवरों के आने का पता न चले और बाकी जानवर अपनी ताकत वापस पा सकें। अब से बहुत सावधान रहना, सिएरा ने अगली सुबह मध्य परत में प्रवेश करते समय सभी को चेतावनी दी। सिएरा की बातों को गंभीरता से लिया गया और सभी ने उसे अपने समूह का सबसे मजबूत सदस्य मान लिया। सिएरा नेता की भूमिका पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो समझती थी कि उसे ये जिम्मेदारी उठानी ही होगी। वो इतना महत्वपूर्ण मामला एस्मे को नहीं सौंप सकती थी, क्योंकि हर कदम के साथ स्थिति और गंभीर होती जा रही थी। जहाँ तक बाकी लोगों की बात है, इस भीषण युद्ध में उनके पास न केवल अपनी बल्कि दूसरों की स्थिति का भी आकलन करने का समय नहीं होगा। सिएरा को एहसास हो गया कि उनके पास इस कार्य को संभालने के लिए बहुत कम अनुभव था। जैसे कि उम्मीद थी, जब समूह मध्य परत की सीमा में प्रवेश कर गया तो परीक्षण की कठिनाई कई गुना बढ़ गई। सभी जानवरों की ताकत काफ़ी बढ़ गई और उनके साथ आक्रमण करने वाले जानवरों की संख्या भी बढ़ गई। हालांकि सबसे बुरा तो थोड़ी देर बाद समूह का इंतजार करने वाला था। पहले डोपलगैंगर प्रकट हुए, जिन्होंने जानवरों की लहरों के साथ मिलकर अप्रत्याशित आश्चर्य प्रस्तुत करने की कोशिश की। लेकिन निमो और उसके छोटे जानवर की बदौलत समय रहते सभी हमशक्लों का पता लगा लिया गया। इस निषिद्ध क्षेत्र के सभी डोपलगैंगर्स के पूर्वज की तरह शक्तियों से संपन्न एक छोटा जानवर दुश्मनों की उपस्थिति को भांप सकता था और यहाँ तक कि उनके भेस को भी पहचान सकता था।
इसके अलावा नीमो के पास इज़ी भी थी, जो लगातार अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर नज़र रखती थी और ऐसा कुछ नहीं छोड़ती थी जिससे समूह के सदस्यों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। वो स्थिति में किसी भी अप्रत्याशित बदलाव के बारे में पहले ही चेतावनी दे देती थी, जिससे नीमो पहले से ही उसके लिए तैयार हो जाती थी। डोपलगैंगर से निपटने का तीसरा तरीका ईदान, अराबेल और नीमो की अनोखी क्षमता थी, जो उन्हें उस जोड़ी का चैंपियन बनने के बाद मिली थी। इस क्षमता में एक मानसिक जुड़ाव था जिसके जरिए वो तीनों एक दूसरे से संवाद कर सकते थे। समूह जोड़ियों में बट गया और कोड शब्द बनाए, जिससे अराजकता और भ्रम की स्थिति में वो असली सदस्य और उनके हमशक्लों के बीच अंतर कर सकते थे। सौभाग्य से डोपलगैंगर सिस्टम की क्षमताओं की नकल नहीं कर सकते थे, जो ईदान, अराबेल और नीमो के लिए लाभ था। मानसिक संपर्क की मदद से वे पहले से तय किए गए अपने जोड़ी को पहचान सकते थे और कोड शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे, जिससे उनके लिए उन हमशक्लों की पहचान करना बहुत आसान हो गया जो समूह का सदस्य बनकर उन पर घात लगाने की कोशिश कर रहे थे। प्रत्येक नई लड़ाई के साथ डोपलगैंगर का पता लगाने की इस विधि का उपयोग करते हुए समूह धीरे धीरे अधिक संगठित हो गया और उनके काम में सुधार हुआ। जैसे जैसे उनका समन्वय बढ़ता गया, उनकी गति भी बढ़ गई। हालांकि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद वे दूसरे दिन भी मध्य परत का आधा हिस्सा पार नहीं कर सके। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, दूसरे दिन का अंत निकट आ गया था और समूह जानवरों और हमशक्लों के साथ लगातार लड़ाई से थका हुआ शिविर स्थापित करने का निर्णय लिया। नीमो और यूलालिया ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि डोपलगैंगर्स के जंगल की जटिलता इतनी क्यों बढ़ गई है। आखिरकार जब वे पहली बार ईदान और अराबेल से मिले थे, तब मंदिर भी इसी जंगल में था, लेकिन तब उन पर जानवरों और डोपलगैंगर्स ने इतने उग्र रूप से हमला नहीं किया था जितना अब कर रहे हैं। उन्होंने अपनी शंकाएं दूसरों के साथ साझा की और जल्द ही सिएरा ने एक सुझाव दिया। पिछली बार जब नीमो और उसके साथी स्वयं को डोपलगैंगर्स के जंगल में पाया था, तो उनका कोई खास उद्देश्य नहीं था केंद्रीय परत तक पहुंचना और मंदिर ढूंढना। शायद इसीलिए डोपलगैंगर्स के नेता और निषिद्ध क्षेत्र के पर्यवेक्षक जेमिनिया ने उनके लिए तथाकथित परीक्षण प्रक्रिया की व्यवस्था नहीं की थी। अब उनका लक्ष्य स्पष्ट है, केंद्रीय परत तक पहुंचना और मंदिर में छिपे रहस्य को उजागर करना। जोन सुपरवाइजर इस बात से वाकिफ है और उनकी प्रगति पर कड़ी नजर रख रहा है। इसके अलावा उनके समूह में 2 हीरा श्रेणी के प्राणी भी हैं, जो परीक्षण प्रक्रिया को कुछ हद तक कठिन बना देते हैं। आखिरकार निषिद्ध क्षेत्र उन्हें उनकी साधना के स्तर के अनुरूप एक प्रतिद्वंदी भेजेगा। दूसरी रात पिछली रात से भी अधिक तीव्र थी। समूह को ऐसा लग रहा था कि निषिद्ध क्षेत्र उन्हें नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि बस उनकी ताकत का परीक्षण कर रहा था। रात में जानवर उन पर दिन की तुलना में कम हमला करते थे, जिससे उन्हें थोड़ा आराम करने का मौका मिलता था। तीसरा दिन पिछले दिन से ज्यादा अलग नहीं था, सिवाय इसके कि समूह तेजी से आगे बढ़ा और ज्यादा सामंजस्य से काम किया। हालांकि जैसे जैसे वे मध्य और केंद्रीय परत की सीमा के पास पहुंचे, प्रतियोगियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस सीमा तक पहुंचने में पूरा दिन लग गया। थके हारे वे केंद्रीय परत तक की यात्रा अगले दिन पर टालने का फैसला किया। ये समझते हुए कि आगे कठिनाई और बढ़ेगी, उन्होंने वहीं डेरा डाल दिया और रात भर इंतजार करते रहे। अब केवल एक ही बाधा बची थी, मंदिर तक पहुंचने के लिए तय की जाने वाली दूरी, जो केंद्रीय परत से होकर गुजरती थी, और इसे पार करना निषिद्ध क्षेत्र की तीनों परतों में सबसे ज्यादा मुश्किल था। पिछले 3 दिनों में ईदान, अराबेल, नीमो और यूलिया ने कई नए अनुभव प्राप्त किए और अपनी क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ जाना है। ईदान अपनी वंशावली के सीमित उपयोग के कारण इस पूरे समय सन स्वॉर्ड स्टाइल के अभ्यास पर केंद्रित रहा। 3 दिनों में वह सन स्वॉर्ड स्लैश के स्तर को 1 अंक बढ़ाकर दूसरे स्तर पर पहुंच गया। ईदान के उलट अराबेल ने अपना सारा ध्यान तलवारबाजी पर नहीं लगाया। तलवारबाजी के अपने अपार अनुभव और हुनर के साथ वह समय समय पर अपने वाल्कीरी रूप में रूपांतरित होती रही, ताकि नए अनुभवों से परिचित हो सके और इस अनोखे रूप में लड़ सके। वाल्कीरी के रूप में लड़ना उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। अराबेल का शरीर जो कुछ भी हो रहा था उसके प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया करता था और उसे धीरे धीरे उसके अनुकूल ढलना पड़ा। अराबेल के रूपरंग में लगातार बदलाव के कारण उसके शरीर में इतने बड़े बदलावों को पहचानना और उनसे अभ्यस्त होना मुश्किल था। ईदान और अराबेल ने न सिर्फ अपनी तलवारबाजी में सुधार किया है, बल्कि अपनी बुनियादी चाल और सोच में भी उल्लेखनीय सुधार किया है। अब वे सिर्फ तलवारें नहीं चलाते थे, बल्कि जानवरों की कमजोरियों पर हमला करने की कोशिश करते थे, उनकी हरकतों को कम करते थे और समय पर दौड़कर पीछे हटते थे।
शवों को काटते समय प्राप्त अनुभव से उन्हें जानवरों के सबसे कमजोर बिंदुओं को सटीक रूप से ढूंढने में मदद मिली, जिससे युद्ध में उनकी प्रभावशीलता बहुत बढ़ गई। दंपत्ति ने हर नए जानवर पर अपनी इच्छा की क्षमता का यथासंभव बार-बार इस्तेमाल करने की कोशिश की। अपने पहले प्रयासों के दौरान सिस्टम ने उन्हें फिर से ये काम सौंपा। इस क्षमता का इस्तेमाल करके 50 जानवरों की कमजोरियों की पहचान करनी थी। इस काम को पूरा करने का इनाम इच्छा की क्षमता का स्तर बढ़ाना था। पिछले 3 दिनों में दंपत्ति अभी तक आवश्यक संख्या के आधे विश्लेषण भी नहीं कर पाए हैं, केवल 17। उन्हें प्राप्त अधिकांश यादृच्छिक जानकारी अनावश्यक थी और केवल कभी-कभी ही वे जानवर की वास्तविक कमजोरी का पता लगाने में सक्षम हो पाते थे, जिससे उनके सफल विश्लेषणों का भंडार भर जाता था। बेल, तुम अपने वाल्किरी रूप में बहुत अच्छी थीं, ईदान ने अचानक मानसिक संपर्क के माध्यम से अराबेल से कहा, जब वे कैंप फायर के चारों ओर बैठकर रात्रि भोजन का आनंद ले रहे थे। रात्रि भोजन उनके आगमन से पहले ही तैयार कर लिया गया था और विशिष्ट भंडारण सुविधाओं के कारण इसे लंबे समय तक रखा जा सकता और ये खराब नहीं हुआ। इन अप्रत्याशित शब्दों से अराबेल का गला लगभग भार आया और खुद को संभालते हुए उसने ईदान की तरफ हल्की सी तिरस्कार भरी नजर डाली। उसने नजरें फेर लीं और ऐसा दिखावा किया जैसे उसे कुछ नजर ही न आया हो। मेरा वंश निसंदेह शक्तिशाली है, लेकिन शरीर की संवेदना और रैंक में भारी परिवर्तन का एक मजबूत प्रभाव पड़ता है और मेरे लिए इसकी आदत डालना कठिन है। अराबेल ने आह भरी और अपने वाल्किरी वंश के बारे में अपने विचार साझा किए। अरे, अब तुम्हारे पास बढ़त है तो इसे जाने मत देना। जब मैं अपने वंश पर नियंत्रण कर लूंगा तो मैं जल्द ही तुम्हारा पीछा करूंगा। ईदान ने अचानक चुनौती दी और अराबेल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। केवल आपके सपनों में, उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। हे, देखते हैं। ईदान को उसकी बात पर कोई संदेह नहीं हुआ। क्या आप शर्त लगाना चाहेंगे? अराबेल शर्त लगाने से खुद को नहीं रोक सका। किस लिए? ईदान को तुरंत दिलचस्पी हुई। ठीक है, अराबेल ने सोचना शुरू किया कि वो किस पर दाव लगा सकते हैं और तुरंत उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। चूंकि हमारी शर्त यह है कि कौन सबसे पहले अपनी पहली वंशावली पर पूरी तरह से अधिकार कर लेगा, इसलिए मैं निम्नलिखित सुझाव देता हूँ। जो भी हारेगा वह अपने वंश के रूप में विजेता के पूरे दिन सेवक के रूप में सेवा करेगा। अच्छा, कैसे? क्या आप तैयार हैं? ये कहते हुए अराबेल के गाल लाल हो गए। उसने कल्पना की कि अग्नि का अल्फा ईदान उसके आदेशों का पालन कर रहा है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब ईदान ने अराबेल का प्रस्ताव सुना तो उसने भी उसे खूबसूरत सफ़ेद बालों वाली आइस वाल्किरी के रूप में कल्पना की, जो उसकी सभी इच्छाओं को पूरा कर रही थी। इन विचारों से उसका खून दौड़ गया और उसकी कनपटियां धड़कती हुई महसूस हुईं। यह एक सौदा है। ईदान ने तुरंत सहमति व्यक्त कर दी। उसे डर था कि कहीं अराबेल अपना मन न बदल ले। बहुत बढ़िया, अराबेल ने शर्तें स्वीकार करते हुए कहा। डिंग, मेज़बानों के बीच पहली शर्त का पता चल गया है। डिंग, ये सिस्टम जज की भूमिका निभाता है। डिंग, शर्त की विषय वस्तु मेज़बानों में से कौन सबसे पहले अपनी पहली वंशावली में महारत हासिल करेगा। शर्त की शुरुआत के समय फायर अल्फा होस्ट ईदान फैन की रक्तरेखा के साथ तालमेल का प्रतिशत 57% है। आइस वैल्किरी होस्ट अराबेल मॉर्गन की रक्तरेखा के साथ तालमेल का प्रतिशत 71% है। विजेता वह होस्ट है जो समन्वय को 100% तक ले जाता है। शर्त का परिणाम, हारने वाला अपने वंश के अनुसार 1 दिन तक सेवक के रूप में सेवा करेगा और विजेता की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। चूंकि यह मेज़बानों के बीच पहली बाजी है, इसलिए सिस्टम विजेता को व्यक्तिगत पुरस्कार चुनने का विकल्प देगा। पुरस्कारों की सूची व्यक्तिगत तौर पर दी जाएगी और दूसरे पक्ष को नहीं दिखाई देगी। ईदान और अराबेल मंत्रमुग्ध होकर उन जानकारियों को देख रहे थे जो एक-एक करके उनके सामने आ रही थी। उनकी सामान्य बातचीत और शर्त अचानक किसी और चीज में बदल गई। शर्त में तनाव बढ़ता जा रहा था, कोई भी झुकना नहीं चाहता था। फिर सिस्टम ने उनमें से प्रत्येक को जीतने पर मिलने वाले संभावित पुरस्कारों का विकल्प दिया। यह हर संभव प्रयास करने और इस दाव को जीतने के लिए एक और प्रोत्साहन था। ईदान फैन के लिए पुरस्कार, सुप्रीम टेलर सिस्टम से कस्टम मेड इवनिंग सूट का एक सेट, सुप्रीम शेफ सिस्टम से कैंडल लाइट डिनर का सर्टिफिकेट और सुप्रीम लस्ट सिस्टम से कपड़ों का एक सेट। तीनों इनामों को, खासकर तीसरे इनाम को देखकर ईदान की दाहिनी आंख फड़कने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए ऐसा इनाम सूची में क्यों लिखा गया है।
अराबेल मॉर्गन के लिए एक पुरस्कार, सुप्रीम एल्केमिस्ट सिस्टम से एक ब्यूटी पिल, सुप्रीम शेफ सिस्टम से कैंडल लाइट डिनर का सर्टिफिकेट और सुप्रीम लस्ट सिस्टम से कपड़ों का एक सेट। अराबेल भी दिए जा रहे पुरस्कारों को देखकर हैरान थी और उनमें से 2 में उसे खासी दिलचस्पी थी। वह पहले 2 बार ब्यूटी पिल पाने में नाकाम रही थी और अब उसे यकीन था कि अगर वह शर्त जीत गई तो इस बार उसे जरूर मिलेगी। लेकिन उसे कैंडल लाइट डिनर भी आकर्षित कर रहा था। वह तय नहीं कर पा रही थी कि अगर वह जीत गई तो कौन सा इनाम चुनेगी। अराबेल ने तीसरे पुरस्कार पर ध्यान नहीं दिया और तय नहीं किया कि वह उसे चुनेगी या नहीं। हालांकि उसके मन में यह विचार कौन था कि अगर भविष्य में उसे मौका मिला और अगर उसके और ईदान के लिए सब कुछ ठीक रहा तो शायद। विवाद के कारण दंपति के आसपास का थोड़ा सा दमनकारी माहौल नाटकीय रूप से बदल गया। वे दोनों एक दूसरे को उत्साह से देखते रहे, एक दूसरे को चुनौती देते रहे, जो दूसरों की नज़रों से बच नहीं सका। किसी को नहीं पता था कि दंपति के बीच क्या हुआ था, वे केवल अनुमान ही लगा सकते थे। रात्रि भोजन के बाद सियरा को छोड़कर सभी लोग आराम करने के लिए अपने तंबू में चले गए। सियरा और एस्मा ने उस रात पहरेदारी की जिम्मेदारी संभाली। वे पहले से ही स्थिति पर पूरी तरह से काबू पा चुकी थीं और रात के खतरों का सामना करने का एक कारगर तरीका ढूंढ चुकी थीं। पिछले दिनों भी वे ड्यूटी पर थीं, लेकिन तब नेमो या यूलिया उनके साथ थी, जो किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में अतिरिक्त सुरक्षा का काम करती थीं। उस रात कैंप पर हमला करने वाले जानवरों में कोई भी हीरा श्रेणी का प्राणी नहीं था, लेकिन बैंड के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह थी कि रात भर रुकने वाले मेहमानों में कोई हमशक्ल नहीं था। सियरा और एस्मा के लिए प्लैटिनम रैंक से नीचे के प्राणियों से निपटना बेहद आसान था। उन्हें बस अपनी थोड़ी सी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी, लेकिन इसके अलावा वे जानवरों को कैंप से 50 मीटर से ज़्यादा पास भी नहीं आने देते थे, ताकि बाकी जानवरों को आराम करने और ताकत हासिल करने में कोई बाधा न आए। एस्मा ने जल तत्वों पर अपनी महारत का उपयोग करके एक बड़े पैमाने पर जादू बनाया, जिसने शिविर के चारों ओर एक विशाल क्षेत्र को कवर किया। हवा में पानी के छोटे छोटे व मुश्किल पहचाने जा सकने वाले कण मंडरा रहे थे, जो खामोश जानवरों की जरा सी भी हलचल को संवेदनशीलता से भांप रहे थे, यहाँ तक कि उन जानवरों की भी जो आत्मिक शक्ति को धोखा देने की क्षमता रखते थे। कोई भी जानवर एस्मा से बच नहीं सकता था, और जो कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत करता था, उसका दुखद अंत निश्चित था। एस्मा के विपरीत सियरा रात के अंधेरे में लगभग घुल मिल गई थी। वो अंधेरे में घुल मिलकर एक अदृश्य फसल काटने वाली बन गई थी, जो शिविर पर हमला करने की कोशिश करने वाले सभी जानवरों की जान ले लेती थी। चौथे दिन की सुबह भरपूर भोजन और सामान पैक करने के बाद समूह ने अंततः केंद्रीय परत पर जाने का निर्णय लिया। सियरा और एस्मा समेत सभी प्रतिभागियों को कुछ उत्साह महसूस हुआ। उनमें से कोई भी पहले कभी केंद्रीय परत पर नहीं गया था, जब निषिद्ध क्षेत्र में एक मंदिर था, और सियरा और एस्मा उसकी अनुपस्थिति में भी ऐसी जगहों पर नहीं गए थे। परतों के बीच कोई स्पष्ट रेखा या सीमा चिन्ह नहीं थे। समूह ये न जानते हुए कि उन्होंने उसे पार कर लिया है या नहीं, आत्मविश्वास से आगे बढ़ता गया और निषिद्ध क्षेत्र के बिल्कुल मध्य की ओर बढ़ गया। जल्द ही 1 घंटे से भी कम समय में सभी को एहसास हुआ कि वे पहले ही केंद्रीय परत में प्रवेश कर चुके हैं। बिना किसी अपवाद के केवल ईदान ही नहीं, सभी ने पागलपन की ऊर्जा के दमनकारी दबाव को महसूस किया, जो एक विशाल लहर की तरह उन पर टूट पड़ी। यदि पिछली बार केवल ईदान ही इस ऊर्जा को महसूस कर सकता था, तो अब इसकी सांद्रता इतनी अधिक थी कि हर किसी ने इसे महसूस किया, और ये महसूस किया कि ये कितनी धीरे धीरे उन पर प्रभाव डालती है। ईदान थोड़ा शांत लग रहा था, क्योंकि उसका शरीर पहले से ही इस ऊर्जा से भरा हुआ था और अतिरिक्त ऊर्जा उस पर असर नहीं कर सकती थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके वंश ने इस ऊर्जा का ज़्यादातर हिस्सा सोख लिया था, इसलिए उस पर इसका ज़्यादा असर नहीं हुआ। पिछली बार ईदान कुछ हद तक पागलपन पर काबू पाने में कामयाब रहा था। हालांकि अगर उसने अपने वंश का इस्तेमाल नहीं किया होता तो पागलपन की ऊर्जा उस पर असर नहीं कर पाती। तभी उनके अनुबंधित डॉपलगैंगर ईदान, अरबेल, नेमो और यूलाली की सहायता के लिए आए। उन्होंने अपने मेज़बानों के शरीर में प्रवेश करने वाले पागलपन की ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया और इस प्रकार पागलपन की ऊर्जा के नकारात्मक प्रभाव को नकार दिया। डॉपलगैंगर्स के लिए पागलपन की ऊर्जा उनका अपना तत्व था, जिसने उन्हें ताकत दी और अनुबंधित द्वारा नियंत्रित कुछ लापरवाह विचारों को जन्म दिया। निषिद्ध क्षेत्र ने अनुबंधित डॉपलगैंगर्स को अलग प्राणी के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें उन लोगों की शक्ति का हिस्सा माना जिन्होंने उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अब अपने डॉपलगैंगर्स की मदद से बैंड को थोड़ा अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। जहां तक सियरा और एस्मा का प्रश्न है, यद्यपि पागलपन की ऊर्जा का उन पर कुछ प्रभाव पड़ा, लेकिन ये उतना गंभीर नहीं था जितना कि अन्य लोगों के लिए, जिनकी रैंक डायमंड से नीचे थी।
केंद्रीय परत के दमनकारी वातावरण में थोड़ा और आगे चलने के बाद, जो पिछली बार की तुलना में काफी बड़ा था, समूह को अंततः उस चीज से सामना करना पड़ा जिससे सभी डरते थे। परफेक्ट डॉपलगैंगर्स। उनके सामने 6 हूबहू हमशक्ल प्रकट हुए, समूह के हर एक सदस्य के लिए। वे सभी समूह की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। समूह के हमशक्ल अपने साथियों को देखकर मुस्कुराए। बारी से वो अपने साथियों से पीछे हटकर एक तरफ खड़े हो गए ताकि वे अपने हमशक्लों से अकेले ही लड़ सकें। परफेक्ट डॉपलगैंगर समूह के ज्यादातर सदस्यों से परिचित थे। हालांकि वे उनसे लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन नियम तो नियम होते हैं, और निषिद्ध क्षेत्र के केंद्र में, जहां मंदिर दिखाई देता था, उन्हें पहुंचने से पहले उनका परीक्षण करना जरूरी था। पिछली बार की तरह एक प्रतिद्वंदी एक या यूलिया ने घोषणा की, मुख्य रूप से सियरा और एस्मा पर ध्यान केंद्रित करते हुए। हाँ, एस्मा ने आगे बढ़ते हुए कहा, और परफेक्ट डॉपलगैंगर्स में से एक उसकी ओर बढ़ा। एस्मा तुरंत ही अपने प्रतिद्वंदी के साथ किनारे की ओर भागी, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके लिए और उसके रैंक के लिए दूसरों से दूर रहना बेहतर है, ताकि अनजाने में युद्ध की गर्मी में उन्हें छुआ न जा सके। सियरा अब बाहर आई, और जैसे ही उसकी प्रतिद्वंदी निर्धारित हुई, वो भी अपने प्रतिद्वंदी को अपने साथ खींचते हुए सामान्य ग्रुप से बाहर चली गई। फिर अन्य सभी प्रतिभागियों ने भी अपने प्रतिद्वंदियों को चुन लिया और अलग अलग होकर अपनी अपनी लड़ाइयां शुरू कर दी। निमो, अरबेल और ईदान को पिछली बार की तरह इस बार भी अपने प्रतिद्वंदियों को जल्दी हराने में कोई दिक्कत नहीं हुई। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अपने कौशल में काफी सुधार किया है, जिससे उन्हें मुकाबले में सफलता मिली है। युद्ध के दौरान अरेबेल ने एक वैल्करी का रूप ले लिया, जिसे उसकी हमशक्ल बेहद हैरान रह गई। जब उसे अपने प्रतिद्वंदी में अचानक आए इस बदलाव का एहसास हुआ तो वो स्तब्ध रह गई। इसका फायदा उठाकर अरबेल ने तुरंत ही अपनी हमशक्ल पर बढ़त हासिल कर ली। पिछली बार की तरह वो एक काले कीचड़ में बदल गई और जमीन में धंस गई, बिना किसी निशान के गायब हो गई। पिछली बार के उलट निमो को थोड़ी ज्यादा मुश्किल हुई, लेकिन इज़ी की मदद से उसे अपने हमशक्ल पर काफी बढ़त मिली। आखिरकार वो भी विजयी रहा। जहां तक ईदान का प्रश्न है, तो वो केवल अरबेल के साथ आंकड़ों का आदान प्रदान करने की अपनी अनूठी क्षमता के कारण ही एक बार फिर से बढ़त हासिल करने में सक्षम रहा। समूह के किसी भी सदस्य ने विरोधियों के साथ युद्ध में खुद को नहीं रोका, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। यूलिया को सबसे कठिन समय का सामना करना पड़ा। पिछली बार वो हार गई थी, लेकिन उसने इससे एक सबक सीखा था। हाल के दिनों में जब उसने एहसास किया कि केंद्रीय जंगल में उनका सामना फिर से परफेक्ट डॉपलगैंगर से हो सकता है, तो उसने अपनी क्षमताओं के साथ खूब प्रयोग किए, डॉपलगैंगर को हराने का तरीका ढूंढने की कोशिश की, और उसके प्रयास सफल रहे हैं, यद्यपि बड़ी कठिनाई के साथ। यदि उसके डॉपलगैंगर की मदद न होती, जिसने पागलपन की ऊर्जा को अवशोषित किया और उसके नकारात्मक प्रभाव को नकार दिया, तो संभवतः यूलिया अपने प्रतिद्वंदी का सफलतापूर्वक विरोध करने में सक्षम नहीं होती। जल्द ही सियरा और एस्मा प्रकट हुईं, जिन्होंने भी अपने प्रतिद्वंदियों से सफलतापूर्वक निपट लिया। हालांकि अधिक सुरक्षा के लिए सियरा और एस्मा की जांच कोड वर्ड का इस्तेमाल करके की गई, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे असली हैं और उनकी हमशक्ल नहीं है। समूह की शंकाएं निराधार साबित हुईं। सियरा और एस्मा असली निकली हमशक्ल नहीं। सभी दुश्मनों से निपटने के बाद समूह निषिद्ध क्षेत्र के बिल्कुल मध्य में गया, जहां प्रसिद्ध और अभेद्य मंदिर उनका इंतजार कर रहा था। निषिद्ध क्षेत्र के केंद्र की ओर जाते समय डोपलगैंगरों से मुठभेड़ के बाद समूह को किसी जानवर या डोपलगैंगर का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया, केंद्रीय परत के दमनकारी वातावरण में लगातार रहना थोड़ा थका देने वाला हो गया। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से। मध्य क्षेत्र का जंगल उतना ही खाली और बेजान लग रहा था जितना पिछली बार था। अंततः कुछ घंटों बाद समूह एक छोटे से खुले मैदान में आया, जिसने उन्हें उस खुले मैदान की याद दिला दी जहां उन्होंने जेमिनिया और कई परफेक्ट डोपलगैंगरों से बनी एक अजीब इमारत के साथ कई दिन बिताए थे। खुले मैदान में प्रवेश करते ही सबने राहत की सांस ली। पागलपन की ऊर्जा का दबाव कम हुआ और दमनकारी वातावरण गायब हो गया। खुले मैदान की ठंडी हवा, साफ आसमान और तेज धूप ने एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाया, जो समूह के लिए सचमुच ताज़ी हवा का झोंका था। विशाल गोल गुंबद वाले राजसी सफ़ेद मंदिर ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। आश्चर्य की बात ये थी कि मंदिर का द्वार सीधे उस स्थान की ओर था जहां से ये समूह आया था। उनसे कुछ ही दूरी पर एक पत्थर की सड़क शुरू हुई, जो सीधे मंदिर के द्वार तक जाती थी। सड़क के लगभग आधे रास्ते पर सड़क एक गोलाकार क्षेत्र से गुजरती थी, जिसकी किनारों पर सुंदर मूर्तियां थीं, जो किसी अखाड़े जैसी लग रही थीं। और इस क्षेत्र के केंद्र में शानदार शूरवीर कवच पहने एक अकेली आकृति उनका इंतजार कर रही थी। ये मंदिर का संरक्षक था।
एस्मे और सियरा उसे नहीं जानते थे, लेकिन ईदान और अन्य लोग जो पिछले पुनरावृत्ति में डोपलगैंगरों के जंगल में गए थे, उन्हें पता था कि इस निषिद्ध क्षेत्र के संरक्षक जेमिनिया शूरवीर के शानदार कवच के पीछे छिपे हुए थे। अपनी सांसें थामते हुए समूह ने साहसपूर्वक मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर कदम रखा और दृढ़तापूर्वक उस स्थान की ओर बढ़ गया जहां संरक्षक उनका इंतजार कर रहा था। हालांकि जब वे वृत्ताकार क्षेत्र की सीमा के पास पहुंचे तो अचानक एक अवरोधक आ गया जिससे वे एक साथ प्रवेश नहीं कर सके। एक समय में केवल एक ही व्यक्ति गुजर सकता है, ईदान ने मिलिका के शब्दों को याद करते हुए कहा। यही नियम यहाँ लागू होता है, अरेबेल ने कहा। सब एक दूसरे को देख रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें या कौन पहले आए। वे उस मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां कई लोग पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक कोई भी इस गार्डियन परीक्षा को पार नहीं कर पाया था। यहाँ तक कि एस्मे और सियरा, जिन्होंने पहले ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, अब अपना हाथ आजमाने के लिए उत्सुक थी। ईदान और अरेबल ने भी एक दूसरे को देखा। बाकियों के विपरीत दोनों ने एहसास किया कि दूसरी दुनिया से आए एलियन होने के नाते उन्हें इस परीक्षा में पास होने का कोई हक नहीं है। उनकी भूमिका उसी पल खत्म हो गई जब उन्होंने निमो को इस मुकाम तक पहुंचाया। इतनी दूर चलने के बाद ईदान और अरेबल सोचने लगे कि क्या उन्हें वाकई निमो को बाधाओं से पार पाने में मदद करने की जरूरत है। आखिरकार निषिद्ध क्षेत्र की चुनौतियों के लिए व्यक्ति की अपनी ताकत की जरूरत होती है। इससे मेरे मन में ये सवाल उठा कि क्या निमो उनकी मदद के बिना अकेले ही इतनी दूर तक चल सकता था। हालांकि इस सवाल का जवाब जोड़े के पास नहीं था। फिलहाल उनका मुख्य लक्ष्य अपने चैंपियन को ये परीक्षा पास कराना और सिस्टम का काम पूरा करना था। इसके अलावा उन्हें इस शापित दुनिया से बाहर निकलने का कोई सुराग भी मिलने की उम्मीद थी। गार्डियन क्षेत्र के मध्य में स्थिर खड़े होकर चुपचाप अपनी पसंद और प्रथम उम्मीदवार की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं जाऊंगी, यूलिया ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि वो सबसे पहले अपनी इच्छा व्यक्त करने वाली थी। मिलिका के शिष्यों में सबसे बड़े होने के नाते उसे खुद को दिखाने और स्थिति का जायजा लेने की आवश्यकता महसूस हुई। ध्यान से देखना, उसने बैरियर के अंदर कदम रखने से पहले चेतावनी दी। यूलिया थोड़ी डरी हुई थी और उसके हाथ पैर डर से कांप रहे थे। फिर भी कुछ कदम चलने के बाद बहरूकी, आंखें बंद की, गहरी सांस ली और सांस छोड़ी, हाथों को मुट्ठियों में भींचा और आंखें खोलकर दृढ़ निश्चय के साथ मंदिर के रक्षक की ओर आगे बढ़ी। उस क्षण उसका सारा डर गायब हो गया। एक बड़ी शिष्या होने के नाते यूलिया अपने कनिष्ठ शिष्यों के सामने कमजोरी नहीं दिखा सकती थी। उसे अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को उनके सामने साबित करना था, भले ही उसकी अपनी क्षमताएं उसके 3 छोटे साथियों जितनी ना हो। बाकी सब लोग चुपचाप और गौर से यूलालिया को देख रहे थे। जब वे गार्डियन से लगभग 10 मीटर दूर थे तो यूलालिया रुक गई। वो गार्डियन की ओर देखती रही और अपने प्रतिद्वंदी को समझने की कोशिश करने लगी। हम फिर मिलेंगे एल्फ, मैं तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुश हूं। शूरवीर के शानदार कवच के नीचे से गार्डियन की आवाज गूंजी। लेडी जेमिनिया, यूलिया ने गार्डियन से पूछा, क्या तुम्हारे छोटे बच्चों ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया? जवाब देने के बजाय गार्डियन ने बदला हुआ प्रश्न पूछा। मैं भी आपको पुनः देखकर बहुत खुश हूं लेडी जेमिनिया। बिना किसी शंका के, जैसा कि उनके छोटे बच्चों ने दावा किया था, जेमिनिया एक गार्डियन निकली। अच्छा, बिना कुछ कहे शूरवीर का रूप बदलने लगा और वो बिल्कुल यूलालिया की तरह दिखने लगी। शुरू करें, उसने सुझाव दिया। जब यूलालिया ने जेमिनिया को उसके रूप में देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। परफेक्ट डोपलगैंगर से लड़ना उसके लिए पहले ही कठिन था, लेकिन अब उसका सामना एक ऐसे प्राणी से था जो इन परफेक्ट डोपलगैंगर से भी बेहतर था। परिणाम आने में ज्यादा समय नहीं लगा। यूलालिया ने चाहे जितनी कोशिश की हो, जेमिनिया ने उसका रूप धारण करके उसके सभी हमलों को आसानी से नाकाम कर दिया, मानो उसे उसकी सारी हरकतें पहले से ही पता हों। ऐसा लग रहा था कि जेमिनिया भविष्य देख सकती थी और भविष्यवाणी कर सकती थी कि आगे कैसा हमला होगा। यूलालिया को स्वयं को सिद्ध करने का अवसर देने के बाद जेमिनिया ने उस पर अपने ही मंत्रों के तीव्र हमलों की बौछार कर दी। यूलालिया, जो पहले ही काफी थक चुकी थी और अपने अधिकांश ताकत खर्च कर चुकी थी, इस हमले का विरोध नहीं कर सकी और बुरी तरह हार गई। एक अदृश्य शक्ति ने यूलालिया को, जो उस समय बेहोश हो गई थी, उठाकर उसे प्रतीक्षारत समूह के ठीक सामने उस क्षेत्र से बाहर ले आई। अरेबल जल्दी से उसके पास गई, उसकी हालत देखने लगी और ये देखकर राहत महसूस की कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। सब समझ गए कि गार्डियन ने यूलालिया के प्रति नरमी दिखाई थी। ये सुनिश्चित करने के बाद यूलिया ठीक है, निमो आगे बोलना चाहता था, लेकिन अचानक गार्डियन की आवाज ने उसे रोक दिया। तुम नहीं, गार्डियन ने कहा और निमो ठिठक गया। पहले अन्य उम्मीदवारों को बाहर आने दो, जेमिनिया ने सियरा और एस्मे की ओर इशारा करते हुए कहा। गार्डियन की बातें सुनकर वैल्किरीज ने एक दूसरे को देखा। हे, एस्मे ने बड़बड़ाया और बिना कुछ कहे गार्डियन से मिलने के लिए आगे बढ़ गई। उस समय ईदान और अरेबल ने भौएं चढ़ाईं और एक दूसरे को देखते हुए सोचने लगे।
जेमिनिया ने नीमो को क्यों रोका और पहले दूसरों का परीक्षण करने का निर्णय क्यों किया? क्या इसका कोई कारण था? उन्होंने एक दूसरे से पूछा। ईडान और अराबेल जेमिनिया की हरकतों से हैरान थे। जेमिनिया ने व्यक्तिगत रूप से उनसे नीमो को इस मुकाम तक पहुंचने में मदद करने के लिए कहा और दावा किया कि नीमो इस परीक्षा को पास करने के लिए लगभग एकदम सही उम्मीदवार है। हालांकि जिस चुनौती का वो इतने वर्षों से इंतजार कर रही थी, उसे तुरंत शुरू करने के बजाय जेमिनिया ने पहले बाकी प्रतिभागियों का परीक्षण करने का फैसला किया और नीमो को अंत में छोड़ दिया। क्या जेमिनिया इस तरह से कुछ प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही थी या वो सिर्फ दूसरों के साथ लड़ाई करके मजा लेना चाहती थी? दंपति ये समझ नहीं पाए कि जेमिनिया को क्या प्रेरित करता है। नीमो, एस्मे और सियारा की लड़ाई पर नजर रखना। हमें लगता है कि जेमिनिया इन दोनों से लड़कर तुम्हें कुछ दिखाना चाहती है। अराबेल ने नीमो के साथ अपने संदेह साझा करने का मौका नहीं छोड़ा और उसे एस्मे और सियारा की जेमिनिया के साथ लड़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। जेमिनिया की इनकार से आश्चर्यचकित नीमो ने भी उनकी बातों को गंभीरता से लिया। यूलिया के साथ युद्ध की तरह जेमिनिया ने तुरंत एस्मा का रूप धारण कर लिया और जब एस्मा ने उसकी प्रतिकृति देखी तो वो बस मुस्कुरा दी। एक अवतार होने के नाते एस्मा हमेशा अपनी अन्य प्रतियों से नफरत करती थी क्योंकि वे उसे याद दिलाते थे कि वो वास्तविक नहीं है, बल्कि केवल एक प्रति है और भविष्य में उसका वास्तविक स्व उसे वापस बुला सकता है और उसकी जान ले सकता है और वो स्वयं केवल एक अनुभव और वास्तविक के लिए एक पोषक तत्व बन जाएगी। एस्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपना वाल्किरी रूप धारण कर लिया। जेमिनिया ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसका अनुसरण किया। इस बार उसने बात करने में समय बर्बाद नहीं किया। ईडान और एराबेल, जो हीरा श्रेणी के प्राणियों की लड़ाई देख रहे थे, उनकी गति और शक्ति देखकर चकित रह गए। उनकी आंखें उनकी सारी गतिविधियां, हमलों और मंत्रों को समझ नहीं पा रही थी। पिछली बार की तरह उन्होंने सिर्फ अपनी टक्कर के नतीजे देखे, खुद की हरकतें नहीं। उन्हें लगा कि लड़ाई शुरू हुए बस कुछ सेकंड बीते थे, लेकिन एस्मा और जेमिनिया के लिए लड़ाई काफी लंबी चली क्योंकि उनकी प्रतिक्रियाएं और हरकतें समय को बढ़ा रही थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, युद्ध और अधिक अराजक होता गया। नीमो गौर से देख रहा था। उस जोड़े के उलट वो एक स्वर्ण श्रेणी का प्राणी था और उनकी हरकतों को थोड़ा बहुत भांप कर समझ सकता था कि क्या हो रहा है। कुछ समय तक लड़ाई जारी रही, लेकिन अंत में एस्मा को करारी हार का सामना करना पड़ा। यूलालिया के विपरीत, जो बेहोश हो चुकी थी, एस्मा को साफ पता था कि वो अपनी इस हालत में अपनी प्रतिद्वंदी को हरा नहीं पाएगी। इसलिए उसने बिना कुछ कहे हार मान ली और बिना कुछ कहे वापस लौट गई। एस्मा की हार की बात सुनकर जेमिनिया रुक गई और उसका पीछा नहीं किया। जब एस्मा लौटी तो उसका मन उदास था। वो युद्ध के परिणाम के बारे में सोच रही थी और विचारों में खोई हुई थी। किसी ने उसे परेशान नहीं किया। अपना सिर हिलाते हुए सियरा बैरियर के अंदर घुस गई। युद्ध तुरंत शुरू हो गया। जेमिनिया ने हमेशा की तरह वाल्किरी के रूप में सियरा का रूप धारण कर लिया और दोनों योद्धाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। पूरा क्षेत्र तुरंत अंधेरे में डूब गया, जिससे दूसरों के लिए देखना मुश्किल हो गया। कई आदान प्रदान हमलों के बाद सियरा ने अपनी कमजोरी को दबाने के बाद पहली बार अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने का फैसला किया। सियरा जानती थी कि इस कदम से उस जोड़े द्वारा किए गए सभी प्रयासों पर पानी फिर सकता है। हालांकि इतने योग्य प्रतिद्वंदी से न हारने की इच्छा ने सभी तर्कसंगत विचारों को दबा दिया। सियरा के विशाल काले पंखों के 3 जोड़े ने आरेना के आधे हिस्से को ढक रखा था, जबकि शेष आधे हिस्से को उसकी जुड़वा बहन जेमिनिया के 3 जोड़े पंखों ने घेर रखा था। पूरा क्षेत्र घोर अंधकार और सन्नाटे में डूबा हुआ था। कोई नहीं जान सकता था कि अंदर क्या हो रहा था। अरेबेल को सियरा के बारे में चिंता होने लगी। उसे लगा कि उसने कोई लापरवाही भरा काम किया है। जैसे जैसे समय बीतता गया, माहौल और भी तनावपूर्ण होता गया। एस्मा को होश आ चुका था और वो सियरा और जेमिनिया के बीच लड़ाई के नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। यद्यपि सभी को ये पता था कि सियरा की हार निश्चित है, फिर भी सभी को एक छोटी सी आशा थी कि वो जीत हासिल कर लेगी। उनकी आशा तब टूटी जब अंधकार का आवरण टूट गया और युद्ध का परिणाम सामने आया। सियरा घुटनों के बल बैठी थी। उसका उत्कृष्ट कवच टूट गया था तथा उसके शरीर पर अनेक भयानक घाव थे। हालांकि बाकी लोगों को उसकी प्रतिद्वंदी जेमिनिया की हालत देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी भी हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर पर सियारा जैसे ही भयानक घाव थे। हालांकि सियारा के विपरीत वो ज्यादा खुश थी और अपने पैरों पर खड़ी थी। नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था कि उसके घाव कितनी तेजी से भर रहे थे। मैं हार मानती हूँ।
हाँफते हुए सियारा बोली। अब वो उस बात का विरोध नहीं कर सकती थी जो वो कर नहीं सकती थी। हार मानकर सियारा कुछ देर तक घुटनों के बल बैठी रही, होश में आने की कोशिश करती रही। आखिरकार किसी तरह उठकर वो वापस लौट आई। अरेबिल तुरंत सियारा के पास दौड़ी और उसके जख्मों की जांच करने लगी। सियारा ने कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप अपनी जांच होने दी, लेकिन उसके खून से सने चेहरे पर मुस्कान तैर गई। एस्मा ने सियारा की हालत को देखते हुए अपना सिर हिलाया और अपनी नजरें वापस जमीनिया की ओर घुमा ली, जो इस क्षेत्र के केंद्र में खड़ी थी। इस बिंदु तक एस्मा को एहसास हो गया था कि वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो इस प्रतिद्वंदी को हरा नहीं सकती थी। उसने सभी संभावित चालों पर ध्यान से विचार किया, लेकिन उसे कोई भी ऐसी चाल नहीं मिली जो युद्ध का रुख मोड़ सके। ऐसा लग रहा था जैसे प्रतिद्वंदी को उसकी सारी चालें और हरकतें पता थी, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके विपरीत प्रतिद्वंदी में लगभग असीमित ऊर्जा थी। इन दो लड़ाइयों के कारण नीमो को कई महत्वपूर्ण बातें समझ में आईं, जिससे गार्डियन के साथ आगामी लड़ाई के बारे में उसकी धारणा पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने महसूस किया कि उन तीनों यूलालिया, एस्मे और सियरा द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण शुरू से ही गलत था। लड़ाई को शुरुआत में ही खत्म करना जरूरी था, उसे एक लंबी और घिसी पिटी लड़ाई में बदलने से रोकना था। आखिरकार प्रतिद्वंदी में असीमित ऊर्जा थी और वो थकती नहीं थी। एस्मे और मैं शुरू से ही गार्डियन को हराने के लिए किस्मत में नहीं थे, सियरा ने नीमो को देखते हुए कहा, जो विचारों में खोया हुआ था। सभी ने तुरंत उसकी बातों पर ध्यान दिया। गार्डियन परफेक्ट डॉपलगैंगर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो अपनी प्रतिद्वंदी की पूरी तरह नकल करती है, बिना किसी बारीकी को छोड़े, यहाँ तक कि तकनीकों में महारत भी। मुझे लगता है कि एक गार्डियन का असली ओहदा निचले दायरे तक सीमित नहीं है। मेरी तरह उसका असली ओहदा कहीं सबसे ऊंचे दायरे में है, जो उसे इस दायरे में लगभग अजेय बनाता है। सियरा के शब्दों की गंभीरता को समझते हुए सभी ने अपनी सांस रोक ली। लेकिन मेरे और एस्मा के विपरीत आपके पास उसे आमने सामने की लड़ाई में हराने का मौका है। सियरा के शब्दों ने नीमो के अनुमान को सही साबित कर दिया। वो समझ गया कि जमीनिया ने उसे क्यों मना किया था, और उसने उसे पहले इन दोनों से लड़ने के लिए कहा, ताकि वो उसे दिखाए और उसे इस सवाल का जवाब दे सके कि उसे कैसे हराया जाए। अच्छा नीमो, क्या तुम अब इसे आजमाने जा रही हो? ईदान ने नीमो की ओर मुड़कर पूछा, जो उस समय गहरी सोच में डूबा हुआ था। मुझे समय चाहिए, नीमो ने उत्तर दिया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि उसे कोई जल्दी नहीं है और वो तुरंत गार्जियन से लड़ने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो चलो पास में ही शिविर लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसकी अनुमति होगी। अरेबेल ने जेमिनिया की ओर देखते हुए पूछा, लेकिन जेमिनिया चुप रही। इस बीच शाम होने लगी थी और सूरज डूबने लगा था। बैरियर से ज्यादा दूर और सड़क से दूर एक खुले स्थान पर समूह ने शिविर स्थापित किया। इस समय तक यूलिया को होश आ गया था, लेकिन जब से वो जागी थी वो चुप थी। एस्मा अन्य लोगों की तुलना में अधिक तेजी से स्वस्थ हुई तथा उसका मूड सामान्य हो गया। सियरा को स्वस्थ होने में अधिक समय लगेगा, इसलिए वो तुरंत आराम करने के लिए चली गई, क्योंकि उसे एहसास था कि वे इस खुले स्थान में अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं और शिविर की सुरक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीमो ने कहा कि उसे अकेले रहकर गार्जियंस के खिलाफ रणनीति के बारे में सोचना होगा, और वो इजी और छोटे जानवर के साथ अपने तंबू में चला गया। बाकी लोगों ने आग जलाकर नाश्ता करने का निर्णय लिया। ईदान, अरेबेल और यूलिया अपने हमशक्लों को हैरानी से देख रहे थे, जिन्हें अपने लिए जगह नहीं मिल रही थी। जाहिर था कि वे अपने पूर्वज से मिलने के लिए बेताब थे, लेकिन बाधाओं और नियमों के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे और इसलिए शांत नहीं हो पा रहे थे। अपनी चिंता से तंग आकर ईदान और अरेबेल ने अपने हमशक्लों को अपने तारों के अंदर वापस भेज दिया, ताकि वे शांत हो सकें और आराम कर सकें। हालांकि यूलिया का हमशक्ल अकेला रह गया, चिंता से ग्रस्त। यूलिया ने अपने हमशक्ल को बुलाया और उसे एक प्यारे से जानवर का रूप धारण करने को कहा। फिर उसने उसे उठाया और कसकर गले लगा लिया, बीच बीच में उसे सहलाती रही। इससे वो और उसके हमशक्ल दोनों थोड़े शांत हो गए। एस्मा ने यूलालिया को देखकर नाराजगी से मुंह बनाया। उसे भी उसके जैसा प्यारा पालतू जानवर चाहिए था। उसे भी तनाव से मुक्ति चाहिए थी। जब तक उन्होंने कैंपफायर जलाया और भोजन समाप्त किया, तब तक सूर्य क्षितिज के नीचे डूबने लगा था, जिससे आकाश सुनहरा हो गया और सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य बन गया। अरेबेल आगे बढ़ी और ईदान के बगल में बैठ गई और सूर्यास्त देखने लगी। ईदान थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुशी महसूस हुई और वो उसके पास आ गया। डान, क्या तुमने सोचा है कि जब हम वापस आएंगे तो तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारे पास कोई नया विचार है? अरेबेल ने मन ही मन पूछा। उनके लौटने की संभावना जितनी नज़दीक आती गई, वो उतनी ही घबराती गई।
ज्यादा नहीं, ईदान ने जवाब दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने आगे कहा, मैं अब भी अपनी असली पहचान उजागर न करने और एक नई पहचान बनाने के विचार पर अड़ा हूं और अपने परिवारों से भी दूर रहूंगा। मुझे यकीन है कि मेरा और तुम्हारा दोनों का परिवार कड़ी निगरानी में है। अरेबल सहमत हुई। वापस लौटने पर हमें हालात का जायजा लेना होगा और पता लगाना होगा कि हमारी अनुपस्थिति में दुनिया का क्या हुआ। फिर हमें रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। ईदान ने अरेबल की ओर देखते हुए कहा। उसने भी उसकी निगाहें देखीं और ऊपर देखा। कोई विचार? अरेबल ने थोड़ी शर्मिंदा होते हुए दूसरी तरफ देखा। वो समझ गई थी कि लौटने के बाद भी उन्हें साथ रहना होगा और इसके लिए कोई उपयुक्त जगह ढूंढना जरूरी है। मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है, ईदान ने जल्दी से जवाब दिया। वापस आकर सब कुछ बात करेंगे। हमें नहीं पता कि वहाँ हालात कैसे हैं, इसलिए हम हालात के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, अरेबल ने कहा, ईदान से चिपककर उसके कंधे पर सिर रखकर सूर्यास्त का आनंद लेते हुए। उस क्षण ईदान स्तब्ध रह गया, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अरेबल को एहसास हुआ कि उसने अभी क्या किया। वो हिचकी, हालांकि खुद को संभालते हुए वो दूर नहीं हुई, बल्कि ईदान से और भी ज्यादा चिपक गई। शायद ये सोचकर कि वे जल्द ही अपनी दुनिया में लौट जाएंगे, वो थोड़ी घबरा गई थी और उसने ईदान के पास जाकर आराम ढूंढा। अरेबल को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ईदान के शरीर से निकलती हल्की गर्मी ने उस पर अजीब सा प्रभाव डाला, जिससे उसे आराम मिला। उस पल ईदान को अरेबल के शरीर से आती हल्की ठंडक का एहसास हुआ। उसने उसे असहज नहीं किया, बल्कि उसे शांत कर दिया। इस एहसास के प्रभाव में ईदान शांत हो गया और अरेबल से चिपक गया। दोनों इस माहौल में डूबे हुए सूर्यास्त का आनंद ले रहे थे। उस समय एस्मा, जो ईर्ष्या से यूलिया को देख रही थी, उसने इस जोड़े को देखा और नाराजगी से अपने होंठ भेज लिए। कहाँ, वो कौन है जो मुझे शांत करेगा? उसने मन ही मन शांत दंपत्ति की ओर देखते हुए पूछा। जब एस्मा उस जोड़े को नाराजगी से देख रही थी तो अचानक उसे क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ की दिशा में देखते हुए एस्मा को अपने सामने एक अजीब सी तस्वीर दिखाई दी। एक छोटी भूरी लोमड़ी वहां बैठी थी, अपने पंजों में एक रहस्यमय चीज पकड़े हुए, जिससे ये आवाज़ आ रही थी। लोमड़ी के बच्चे की पीठ पर एक छोटा सा लेकिन अनोखा थैला था। एस्मा पूरी तरह से हैरान थी, लेकिन तभी लोमड़ी के बच्चे के पंजों में रखी वस्तु फिर से क्लिक हुई और उसके ऊपर कागज के टुकड़े जैसा एक छोटा सा वर्ग दिखाई दिया। लोमड़ी के बच्चे ने जल्दी से पत्ता पकड़ लिया और उस रहस्यमयी वस्तु को अपने थैले में रख लिया, जो उसने अपनी पीठ से उतार लिया। इस पूरे समय एस्मा पूरी तरह से विस्मय से देखती रही, एक शब्द भी बोल नहीं पाई। उसने जोड़े और यूलालिया पर ध्यान दिया और पाया कि उनमें से कोई भी उस पर और लोमड़ी के बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहा था। एस्मा ने भौहें चढ़ाई, लेकिन इससे पहले कि वो कोई प्रश्न पूछ पाती, लोमड़ी का बच्चा छोटी छलांग लगाता हुआ उसके पास आया और उसे एक फोटो थमा दी, मानो कुछ दिखाना चाहता हो। जब एस्मा ने देखा कि लोमड़ी का बच्चा क्या पकड़े हुए है, तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। वो कागज का एक टुकड़ा था जिस पर उसका चित्र बना हुआ था। एस्मा फोटो लेना चाहती थी और उसे और करीब से देखना चाहती थी, लेकिन लोमड़ी के बच्चे ने उसे तुरंत हटा लिया। एस्मा ने फिर भौएं चढ़ाई और कागज को जबरदस्ती छीनने के लिए। जैसे ही एस्मा ने अपने मन की बात कही, वो आगे बढ़ने लगी ताकि वो लोमड़ी के बच्चे से उसके हाथ का कागज छीन सके, लेकिन लोमड़ी के बच्चे ने हटा लिया। जब एस्मा ने अपनी आत्मा शक्ति का इस्तेमाल किया, तब वो लोमड़ी के बच्चे से बिना किसी प्रतिरोध के गुजर गई। हैरान होकर एस्मा ने अपनी आत्मा शक्ति का इस्तेमाल फिर से करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा, जैसे आसपास कोई भी ना हो। हालांकि उसकी आंखों ने उसे बताया कि लोमड़ी का बच्चा उसके ठीक सामने बैठा हुआ था। लोमड़ी के बच्चे ने बिना हड़बड़ी के अपने बैग से एक कागज निकाला और कुछ लिखने लगा। लिखने के बाद उसने वो कागज एस्मा को दे दिया। एस्मा ने कागज उठाया और पढ़ा। फोटो साझा करना, मिठाइयाँ, मालिक और मालिक की ओर से। मालिक और मालिक? एस्मा ने लोमड़ी से पूछा, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना पंजा ईदान और अरेबल की ओर इशारा किया, जो उस समय सूर्यास्त का आनंद ले रहे थे। क्या तुम इस फोटो के बदले मिठाई लेना चाहोगी? और उनके पास मिठाई है? एस्मा ने पूछा और लोमड़ी ने जोर से हिरन में आया। एस्मा ने भौहें चढ़ाई। तुम स्वयं उनसे क्यों नहीं पूछती? लेकिन छोटी लोमड़ी ने नकारात्मक रूप से अपना सिर हिलाकर ये स्पष्ट कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकती। एस्मा ने आ भरी। ये छोटा सा जानवर न सिर्फ अनोखा था, बल्कि ये उस जोड़े का पालतू भी लगता था। मैं उनसे मिठाई कैसे ले पाऊंगी? एस्मा बुदबुदाई, और जवाब में लोमड़ी के बच्चे ने उसे कागज के 2 नए टुकड़े दिए, जिन्हें उसने फोटो कहा। उन्हें लेकर और उनकी ओर देखते हुए एस्मा मुस्कुराई। अंततः उसे समझ आ गया कि छोटी लोमड़ी उससे क्या चाहती थी। चाहे दंपति इस क्षण को कितना भी लंबा खींचना चाहते थे और सूर्यास्त का आनंद लेना चाहते थे, समय तेजी से बीतता गया और अब सूर्य क्षितिज के नीचे गायब हो चुका था। इसी समय एस्मा चेहरे पर मुस्कान लिए उनके पास आई,
ईदान और आराबेल ने उसकी मुस्कुराहट देखकर तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। हे, तुम्हें खुद को बाहर से देखना चाहिए, तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसने कहा, जिससे आराबेल और ईदान थोड़े शर्मिंदा हुए, लेकिन पहले जितना नहीं। उन्हें अब इसकी आदत हो रही थी। तुम क्या चाहते हो? ईदान ने शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछा। ईदान की कठोर आवाज़ सुनकर, जो थोड़ी अप्रसन्न लग रही थी, एस्मा ने खेलना बंद कर दिया और मुद्दे पर आने का निर्णय लिया। मैंने अफवाहें सुनी हैं कि आपके पास मिठाई नाम की एक चीज़ है जिसका विरोध करना मुश्किल है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है? उसने पूछा। इस प्रश्न से आराबेल और ईदान उलझन में पड़ गए। उनकी उलझन भरी स्थिति देखकर एस्मा ने 2 तस्वीरें निकाली और उन्हें पीछे से दिखाईं, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि उनमें क्या कैद हुआ था। इन 2 चीज़ों, जिन्हें फ़ोटो कहा जाता है, कि मालिक ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा कि मैं इन्हें इन मिठाइयों के बदले ले लूं। एस्मा के हाथों में 2 फ़ोटो देखकर दंपति की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या बदमाश है, ईदान ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा। एस्मा उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। वह ईदान से पूरी तरह सहमत थी, क्योंकि लोमड़ी ने वाकई अच्छा व्यवहार नहीं किया था। आराबेल की आंखों में एक खतरनाक रोशनी चमक उठी और उसने एस्मा के हाथों में मौजूद 2 तस्वीरों को देखा। मुझे दिखाओ, आराबेल ने इतनी तत्परता से कहा कि ईदान और एस्मा के रोंगटे खड़े हो गए। एस्मा ने आराबेल के आदेशों का पालन करते हुए और उससे डरते हुए जल्दी से फ़ोटो पलट दिए, लेकिन जब तक उसे ये मिठाइयाँ नहीं मिल जाती, वह उन्हें वापस नहीं देने वाली थी। जैसे ही आराबेल ने फ़ोटो में जो दिखाया था उसे देखा, उसके आसपास का माहौल तुरंत बदल गया। दमनकारी और खतरनाक आभा गायब हो गई, मानो वह सिर्फ एक भ्रम हो। आराबेल ने जल्दी से सामान्य भंडार से कैंडीज निकाली और एस्मे की ओर फेंक दी। उसने चतुराई से उन्हें पकड़ लिया और छोटी लोमड़ी, जिसे मिठाई कह रही थी, उसे दिलचस्पी से देखने लगी। अब इसे वापस दे दो, आराबेल ने मांग की। एस्मा ने तुरंत उसे 2 फ़ोटो थमा दिए और जो चाहिए था उसे पाकर जल्दी से चली गई। ईदान उत्सुकतावश तस्वीरें देखने के लिए आराबेल के पास गया। उसने तस्वीरें छिपाई नहीं, बल्कि उन्हें थोड़ा और पास कर दिया। तस्वीरों में आराबेल ईदान से लिपटी हुई, उसके कंधे पर सिर रखे, सूर्यास्त का आनंद ले रही थीं। दोनों तस्वीरें अलग अलग कोणों से ली गई हैं और ऊंचे स्तर पर ली गई हैं। हे, आप इसे किसी भी तरह से देखें, इस बदमाश में असली प्रतिभा है, ईदान ने लोमड़ी के बच्चे द्वारा ली गई तस्वीरों को देखकर प्रशंसापूर्वक कहा। हाँ, मैं सहमत हूँ, आराबेल ने सिर में हिलाकर अपनी सहमति व्यक्त की। फिर उन दोनों ने आसपास के वातावरण की सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। इस पूरे समय उन्हें यकीन था कि लोमड़ी का बच्चा कहीं आसपास ही है और उन्हें देख रहा है, लेकिन अपने पिछले कर्मों के लिए दंडित होने के डर से वह सामने नहीं आया। अब उन्होंने मान लिया कि शायद उसके पास कैंडी खत्म हो गई है और वह उन्हें दिखा नहीं सकती, इसलिए उसने एस्मा को ढूंढा और कैंडी पाने के लिए उसे बिचौलिए के रूप में इस्तेमाल किया। ईदान और आराबेल उत्सुकता से सोच रहे थे कि लोमड़ी का बच्चा उनसे कब तक छिपा रहेगा। अच्छा, क्या मैं इन्हें अपने लिए ले लूं? ईदान ने आराबेल से पूछा। ले लो, तुमने उनके लिए अपनी कैंडीज छोड़ दी, ईदान ने कहा, लेकिन जब उसने आराबेल की उलझन भरी नज़र देखी तो वह स्तब्ध रह गया। क्या ये सही नहीं है? उसने पूछा। मैंने इसे तुम्हारे पैकेट से दिया, आराबेल ने कहा और ईदान की दाहिनी आंख फड़क गई। उसने बिना जांचे आराबेल की बात पर यकीन कर लिया और आह भरी, इसे लें। शुक्रिया, उसने ईदान को धन्यवाद कहा और चेहरे पर मुस्कान लिए तस्वीरों को निहारते हुए अपने तंबू में वापस चली गई। ईदान उसे जाते हुए देखता रहा। थोड़ी देर खड़े होकर आराबेल के तंबू की ओर देखते हुए ईदान ने अपने तंबू में लौटने का फैसला किया, जिसे वह हमेशा की तरह निमो के साथ साझा करता था। वह उससे मिलने वाला था और गार्जियन के खिलाफ चल रहे मुकदमे के बारे में बात करने वाला था। एस्मा को जो चाहिए था वो मिल गया था और कैंडी हो गया था। उसके बाद वह अपनी सीट पर वापस आ गई, मिठाइयों की प्रशंसा करना बंद किए बिना। यूलिया अब वहाँ नहीं थी, वह अपने तंबू में लौट गई, अभी भी अपने हमशक्ल को प्यारे जानवर के रूप में गले लगाए हुए थी। एस्मा जब मिठाइयाँ देख रही थी तभी अचानक एक छोटी लोमड़ी का बच्चा उसके सामने आ गया। वह एस्मा के सामने 2 तस्वीरें जोर जोर से हिला रही थी और दूसरे पंजे से कैंडी मांग रही थी। एस्मा उस बचपनी इन दृश्यों को देखकर हंसे बिना नहीं रह सकी। उसने कैंडी वाला हाथ आगे बढ़ाया और दूसरे पंजे से तस्वीरें पकड़ ली। लोमड़ी के बच्चे ने तस्वीरें तभी छोड़ी जब उसके दूसरे पंजे में कैंडी थी। एस्मा एक बेवकूफ़ की तरह अपनी 2 तस्वीरें देख रही थी। एक में वह नाराज़गी भरे चेहरे के साथ होंठ बींजे बैठी थी और दूसरी में हैरान आंखें सामने की ओर लगाए हुए। हे, एस्मा भी तस्वीरें देखकर हंसी। इन 2 तस्वीरों ने उसकी कल्पना में नई तस्वीरों के लिए ढेरों विचार जगा दिए, जिनमें उसे अलग अलग पोज और हाव भावों में कैद किया जाएगा। अचानक वह उठी और लोमड़ी के बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन उसका निशान बहुत पहले ही गायब हो चुका था। वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी।
एस्मा ने निराशा में आह भरी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर एक बार लोमड़ी का बच्चा उसके सामने आ गया तो वह भविष्य में ज़रूर फिर से दिखाई देगा। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि लोमड़ी का बच्चा उस जोड़े का एक समस्यात्मक पालतू जानवर था, और जब वह उनके पीछे पीछे चलता तो उसे फिर से देखने का मौका हमेशा मिलता। शून्य में परिचित स्वाद से मदहोश होकर लोमड़ी का बच्चा धीरे धीरे लेट गया और उस मिठास का आनंद लेने लगा जिसे वह पिछले कुछ दिनों से बहुत याद कर रहा था। इन उपहारों की कमी के कारण उसमें पहले ही वापसी के लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए थे। मालिक और मालिक से मिली मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट थीं कि एक बार उन्हें चखने के बाद छोटी लोमड़ी उनके बिना रह नहीं सकती थी। पिछले कुछ दिनों से वह उनके सामने खुद को दिखाने का मौका ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार आखिरी क्षण में वह थोड़ा डर जाती थी और उनके साथ शांति स्थापित करने के अपने प्रयास छोड़ देती थी। बहुत धीरे धीरे लोमड़ी के बच्चे ने अपनी पहली कैंडी का आनंद लिया और जब वो खत्म हो गई तो उसने आखिरी बची हुई कैंडी को उदासी से देखा। छोटी लोमड़ी को एहसास हुआ कि अब ये सब ऐसे नहीं चल सकता और उसे जल्द से जल्द अपनी मालिकिन और मालिक के साथ शांति स्थापित करनी होगी ताकि उसे इन मिठाइयों का निरंतर स्रोत मिल सके। लोमड़ी के बच्चे ने निर्णय लिया है कि वह आज रात ही अपना कदम आगे बढ़ाएगी। जब अन्य लोग खाना खा रहे थे और कैंपफायर के चारों ओर आराम कर रहे थे, तब तंबू में बैठा नीमो इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा था कि जेमिनिया को कैसे हराया जाए। लेकिन चाहे उसने कितना भी दिमाग खपाया, उसके दिमाग में एक भी सार्थक विचार नहीं आया। नीमो, चिंता मत करो, मेरी मदद से तुम उसे हरा सकते हो। इजी ने आत्मविश्वास से उसे प्रोत्साहित किया। नहीं इजी, ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो, नीमो ने उत्तर दिया। यूलिया, एस्मा और सिएरा की लड़ाइयों को देखते हुए नीमो को एहसास हुआ कि जेमिनिया के साथ द्वंद्व युद्ध में लड़ाई शुरू होने के तुरंत बाद विजेता का निर्धारण करने का तरीका खोजना आवश्यक था। क्षय की लड़ाई तुरंत समाप्त हो जाती है क्योंकि जेमिनिया के पास पागलपन की ऊर्जा के कारण शक्ति का एक अटूट भंडार है जो पूरे निषिद्ध क्षेत्र को भर देता है। यदि जेमिनिया ने उसे तुरंत अस्वीकार नहीं किया होता और दूसरों को उसके खिलाफ खड़े होने के लिए नहीं कहा होता तो नीमो को यह एहसास नहीं होता कि वो कितना गलत था। अगर नीमो उस समय लड़ने निकला होता तो शायद वो भी बाकी हमशक्लों की तरह ही लड़ता। शायद वो लड़ाई को लंबा खींचता और हार जाता। जहां तक इजी की मदद की बात है, सिएरा के ये कहने के बाद कि जेमिनिया अपने प्रतिद्वंदी की लगभग पूरी तरह से नकल करने में सक्षम है, नीमो को एहसास हुआ कि जेमिनिया संभवतः उसके अनुबंध की भी नकल करने में सक्षम होगी, साथ ही उसके, इजी और किटी के बीच मौजूद बंधन की भी नकल करने में सक्षम होगी। ऐसे में इजी की मदद बेकार हो सकती है। नीमो को इस बारे में यकीन नहीं था, लेकिन उसके सारे अवलोकनों से पता चला कि जेमिनिया इसके लिए सक्षम है। अपने वर्तमान स्वरूप को पार करने का कोई अन्य तरीका ना पाकर जिसे जेमिनिया नकल कर सके, नीमो को उसके खिलाफ जाने में कोई मतलब नहीं लगा। हाँ, यही चाहिए था। लड़ाई शुरू होते ही और जेमिनिया के उसका रूप धारण करते ही खुद को मात देने का कोई रास्ता ढूंढना, उसे लगभग एक ही चाल में खुद को हराने का रास्ता ढूंढना होगा। सिएरा के शब्दों ने इस सिद्धांत की पुष्टि की। उच्च लोक के प्राणी होने के नाते सिएरा और एस्मा की क्षमताएं और शक्तियां इस दुनिया के नियमों द्वारा सीमित थीं। ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए अपनी शक्ति को इतना बढ़ाना लगभग असंभव था कि वो अपने आदर्श हमशक्ल को हरा सके, जिसके पास ऊर्जा का लगभग अनंत भंडार है। शायद मिलिका को भी इस बात का एहसास हो गया था और वो इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि वो कभी मंदिर तक नहीं पहुंच पाएगी। आखिरकार वो भी सर्वोच्च लोक की एक प्राणी थी जिसकी क्षमताएं और साधना इस संसार के नियमों द्वारा सीमित थी। लेकिन नीमो जानता था कि ये बात सिर्फ इस निषिद्ध क्षेत्र यानी डोपलगैंगर्स के जंगल पर ही लागू होती है। जेमिनिया के अनुसार मंदिर का रक्षक उस सबसे निषिद्ध क्षेत्र से जुड़ा था जहां मंदिर प्रकट होता है। नीमो ने सिर हिलाया और आह भरते हुए जेमिनिया का विरोध करने का कोई रास्ता ढूंढना कभी जारी रखा। वो कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था जिससे उसकी मदद हो सकती। हालांकि बहुत सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। उसी समय जब वो सोच रहा था, ईदान तंबू में दाखिल हुआ। ईदान ने तुरंत नीमो को देखा जो गहरी सोच में डूबा हुआ बैठा था। कमरे में प्रवेश करने के बाद ईदान बैठ गया और बात करने के लिए नीमो का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का इंतजार करने लगा। नीमो ने उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाया। उसने आंखें खोलीं और ईदान की तरफ देखा, जो बिना कुछ कहे धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा। नीमो इस बात से थोड़ा निराश था कि वो स्वयं कोई समाधान नहीं ढूंढ सका, इसलिए उसने मानसिक संपर्क के माध्यम से ईदान के साथ अपनी खोजों और चिंताओं को साझा करने का निर्णय लिया। ईदान ने नीमो की बात ध्यान से सुनी और उसे सुखद आश्चर्य हुआ कि वो कितने गहरे विचारों में डूबा हुआ था। नीमो ने एक ऐसी बात भी नोटिस की जिसका ईदान को अभी तक एहसास नहीं हुआ था। ईदान और आरबल को
पहले से ही पता था कि जेमिनिया को कैसे हराया जाए, लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। वो सिस्टम की अनूठी क्षमता, आंकड़ों का आदान प्रदान करके तुरंत अपनी ताकत बढ़ा सकते थे और जेमिनिया से आगे निकल सकते थे। आखिरकार जेमिनिया की नकल करने की क्षमता सिस्टम की क्षमताओं की नकल नहीं कर सकती थी। नीमो में भी एक क्षमता थी, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए उसे एक साथी की जरूरत थी, एक और चैंपियन जिसे एरेबल को चुनना होगा। इस साथी के साथ नीमो आंकड़ों का आदान प्रदान करने की इस अनूठी क्षमता का इस्तेमाल कर सकता था, और ये विशेष रूप से जरूरी है कि ये साथी नीमो के करीब हो, क्योंकि उनके द्वारा साझा किए जाने वाले आंकड़ों की संख्या संभवतः उनके आपसी संबंधों पर निर्भर करेगी, जैसा कि ईदान और एरेबल के मामले में हुआ था। नीमो के पास एक और तरीका था जिसके बारे में उसे पता नहीं था। वो क्षतिग्रस्त डार्क डैगर्स थे जो उस पर डाला गया जादू को रोक रहे थे। ईदान को याद आया कि लूसिंडा ने उससे कहा था कि हीरो के पास एक पवित्र हथियार के बदौलत परीक्षा पास करने का मौका है, जो उसकी शक्ति को साझा करके उसे और भी बेहतर बनाता है। उस समय लूसिंडा ने ये नहीं बताया था कि हीरो किस निषिद्ध क्षेत्र को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस जानकारी के बिना भी ईदान को यकीन था कि जेमिनिया की क्षमता अपनी चेतना से किसी पवित्र हथियार की नकल नहीं कर सकती। नीमो के डार्क डैगर्स की तुलना पवित्र डंडे से की जा सकती है, हालांकि ये खतरा था कि इसके इस्तेमाल से जादू कंट्रोल से बाहर हो सकता था और नीमो को गंभीर चोट या यहाँ तक कि मृत्यु का भी खतरा था। और फिर ईदान को नीमो की शंकाएं याद आईं और उसने सोचा, क्या पवित्र हथियारों का स्वामी और पालतू जानवरों का स्वामी होने में कोई अंतर है? दोनों के लिए स्वामी से जुड़ाव आवश्यक है, और अगर जेमिनिया सचमुच उस जुड़ाव की नकल कर सकती है तो क्या डार्क डैगर्स बेकार नहीं होंगे? ईदान जितना इस बारे में सोचता उतना ही उलझता जाता। अपने सिद्धांतों को परखने का मौका न मिलने पर उसके दिमाग में जो भी आता बस अटकलें ही लगती। जेमिनिया शायद कॉन्ट्रैक्ट्स की नकल न कर पाए। ऐसे में नीमो के पास उसे हराने के कई तरीके होंगे, लेकिन सबसे बुरे की आशंका से नीमो जेमिनिया के खिलाफ जाने से हिचकिचा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बढ़त कैसे हासिल की जाए। और तभी ईदान को अचानक एहसास हुआ और उसने निराशा में अपना सिर हिला दिया। इस पूरे समय में उसने एक ऐसे महत्वपूर्ण पहलू को नज़रअंदाज कर दिया था जो इस स्थिति में उनकी काफ़ी मदद कर सकता था। ईदान सिस्टम और उसके काम को पूरी तरह भूल चुका था। आखिरकार वर्ल्ड क्वेस्ट का दूसरा काम था अपने चैंपियन को 5 विश्व राजाओं के सिंहासन पर पहुंचने वाली चाबी और सुराग पाने में मदद करना। काम मदद करने का था, जिसका मतलब न सिर्फ नीमो को इस मुकाम तक पहुंचाना था, बल्कि जेमिनिया रूपी बाधा को भी पार करना था। और अगर नीमो खुद ये काम नहीं कर सकता था तो क्या वे उसकी मदद के लिए कुछ ढूंढ नहीं सकते थे? उदाहरण के लिए कोई ऐसी चीज़ जिसे व्यापार क्षेत्र में खरीदा जा सके, जैसा कि उन्होंने एक छोटे जानवर को वश में करने में उसकी मदद की थी। सिस्टम, क्या आप कुछ ऐसा सुझा सकते हैं जिससे नीमो को हमारे वर्तमान स्तर पर उपलब्ध ट्रेड फंक्शन में जेमिनिया को हराने में मदद मिलेगी? ईदान ने आशा से पूछा। ईदान के सामने एक साथ 2 खिड़कियां प्रकट हुईं। एक में एक ऐसी वस्तु थी जिसे व्यापार क्षेत्र में खरीदा जा सकता था, और दूसरी में वो चीज़ थी जिसे ईदान और एरेबल ने पहले ही खरीद ली थी, जानवरों को काबू करने के मार्ग का मैनुअल, रैंक 2, दूसरे जानवर की आत्मा का निर्माण। हाँ सिस्टम, आप मुझे जानवरों को काबू करने के मार्ग का मैनुअल, रैंक 2, दूसरे जानवर की आत्मा का निर्माण क्यों दिखा रहे हैं? ईदान ने सिस्टम से पूछा। होस्ट, जानवरों को काबू करने के मार्ग का मैनुअल, रैंक 2, दूसरे जानवर की आत्मा का निर्माण में न सिर्फ दूसरे जानवर की आत्मा के निर्माण के बारे में जानकारी है, बल्कि उन क्षमताओं के बारे में भी जानकारी है जो एक जानवर के पालक जिसने अपनी दूसरी आत्मा का निर्माण कर लिया है, सीख सकता है। आपके चैंपियन ने अभी तक इन क्षमताओं की खोज नहीं की है, और ये क्षमताएं मंदिर के रक्षक को हराने की संभावना को काफ़ी बढ़ा सकती हैं।